Dear students, this is the class for 18 दिसंबर और हम इसके अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाह रहे हैं फॉर फ्लक्स calculations. So this I hope that this is you can see this screen because I have just shared the screen and I am using this Google Meet for the first time. So once I get used to it, inshallah we will be conducting the class on Google Meet as as your request. And also abiding from the CS department, they prefer Google Meet over other platforms, online meeting platforms like Zoom or any other thing. So I was used to using Zoom previously, but now I'm just trying to just get used to it. So inshallah, I'm just doing it on my own. So अगर कोई इसके अंदर मिसहैप्स होते हैं और कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, स्क्रीन शेयर नहीं होती है, तो मुझे दोबारा करना पड़ेगा. सही है. तो let's discuss just few points about the flux so that we can just move on and move further and then just start solving the numericals. अब देखें फ्लक्स क्या चीज़ है. अगर किसी जगह पे फील्ड लाइंस हैं, these are the field lines, and why these are the field lines? Because there is a charge present in the box. और ये इमेजिनरी बॉक्स भी हो सकता है और एक फिजिकल बॉक्स भी हो सकता है. लेकिन इसके अंदर से जो लाइंस निकलेंगी, field lines, that the field vector that will just be proportional to their distance, inversely proportional to distance. इसका मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा वो फील्ड इसकी वीकन होती चली जाएगी, वीक होती चली जाएगी. द फील्ड विल गेट वीकेंड. सो अब हमें एक कॉन्सेप्ट जो फ्लक्स का है वो ये है कि जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस यहाँ से गुजर रही हैं वो हमने कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू सम पर्टिकुलर एरिया. अब ये एरिया एक क्लोज सरफेस है. तो द कॉन्सेप्ट इज के फ्लक्स थ्रू दिस बॉक्स विल बी कांस्टेंट वॉट एवर द साइज ऑफ द बॉक्स, बिकॉज के हमने इसको डिफाइन किया है एरिया मल्टीप्लाई बाय द फील्ड स्ट्रेंथ. तो जब ये फील्ड स्ट्रेंथ लेट्स से बड़ा डब्बा इस्तेमाल किया हमने, इसके बड़ा डब्बा जहाँ पे मैं माउस घुमा रहा हूँ इसको और बड़ा कर दिया, और इसका शेप भी मैटर नहीं करता कि ये क्लोज सरफेस है तो इसका शेप सर्कल हो, और सर्कल तो नहीं हो सकता क्लोज बॉक्स का. तो इट कैन बी अ स्फेरिकल बॉक्स और इट कैन बी अ सिलेंड्रिकल बॉक्स और इट कैन बी एनी शेप, इरेगुलर बॉक्स. एज फार एज इट इज अ क्लोज सरफेस तो ये कोई सा भी शेप हो सकता है. तो अगर वो बड़ा डब्बा होगा तो क्या होगा, एरिया बड़ा हो जाएगा, लेकिन दूर होने की वजह से इसकी फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. तो ई मल्टीप्लाई बाई एरिया विल ऑलवेज बी कांस्टेंट. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ये जो भी इसकी फील्ड होगी तो फील्ड लेसर हो जाएगी विद द डिस्टेंस, प्रोपोर्शनल डिस्टेंस 1/r² होता है ना उसके फार्मूले में, ई के फार्मूले में. तो ये पॉइंट चार्ज है. तो ये कॉन्सेप्ट है. तो अब ये फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है. तो अगर फील्ड स्ट्रांग है और एरिया स्मॉल है तो फिर भी वो एक कांस्टेंट आएगा. सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट. अब इसके अंदर जो है पॉइंट्स हमने यहाँ पे फिगर्स में लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिए थे और कुछ पॉइंट्स दोबारा डिस्कस कर लेते हैं. ये वाले पॉइंट्स, whether there is a net outward or inward flux through a closed surface depends on the sign of the enclosed charge. अब ये फ्लक्स बॉक्स के अंदर जा रहा है या बॉक्स के बाहर निकल रहा है, जस्ट डिपेंड्स ऑन, जस्ट डिपेंड्स. मैं देख लूँ जरा माइक चल रहा है मेरा या नहीं यार, मुझे असल में आता नहीं है ना ये अभी कॉम. सो माइक भी चल रहा है, मुझे नहीं पता इसका चल रहा होगा. माइक की तो नजर ही नहीं आ रहा, माइक नजर नहीं आ रहा. एनीवे, सो लेट्स जस्ट ट्राई एंड जस्ट ट्राई टू होप के सब कुछ सही हो जाएगा. अच्छा, सो अगर अंदर नेगेटिव चार्ज होगा तो द फील्ड विल बी इनवर्ड्स, और अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो फील्ड विल बी आउटवर्ड्स. चार्जेस आउटसाइड द सरफेस डू नॉट गिव अ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस. ये हमने लास्ट में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, बट इवन देन वी जस्ट डिस्कस इट अगेन कि अगर कोई बाहर चार्ज होगा उसकी वजह से कोई फील्ड होगी तो जो फील्ड लाइंस इसके अंदर एंटर हो रही होंगी और वही फील्ड लाइंस उसमें से एग्जिट भी हो रही होंगी. तो इसका मतलब नेट फ्लक्स इसमें से जीरो होगा. तो सिर्फ जो नेट फ्लक्स इस डब्बे में से निकलेगा दैट विल बी जस्ट ड्यू टू द चार्ज इंक्लोज इन द बॉक्स, द क्लोज सरफेस. द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज इंक्लोज विद इन द सरफेस. अब यहाँ पे जो पॉइंट बहुत ज्यादा नोट करने की जरूरत है वो है नेट अमाउंट चार्ज.
द फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज, नेट अमाउंट। इसका मतलब है कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो इसका मतलब नेट अमाउंट इज जीरो। तो जितना पॉजिटिव की वजह से फ्लक्स आउटवर्ड जा रहा होगा उतना ही नेगेटिव इक्वल चार्ज इन नेगेटिव पोलैरिटी, उतना ही फ्लक्स इनवर्ड्स भी आ रहा होगा। तो आउटवर्ड फ्लक्स विल जस्ट कैंसिल द इनवर्ड फ्लक्स। अच्छा, अगर पानी की मिसाल लें तो ले सकते हैं कि कितना वॉल्यूम गुजरेगा इस रिंग में से, दैट विल बी जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी एंड द एरिया। जितनी तेजी से पानी बह रहा होगा, फ्लो जितना रेट ज़्यादा होगा, दैट इज गोइंग टू जस्ट गिव यू द द एरिया। तो कितना वॉल्यूम होगा, सही है। तो हम इसको फील्ड की उसमें ले जाते हैं, एंड फ्लक्स इज गिवन बाई ई मल्टीप्लाई बाई ए। अब इसका जो एंगल है ये दैट इज जस्ट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द एरिया एंड द फील्ड। अब फील्ड का तो एक डायरेक्शन होती है बिकॉज इट्स अ वेक्टर, बट एरिया इज नॉट नॉर्मली कंसिडर्ड टू बी अ वेक्टर। लेकिन हम इस केस में बिकॉज वी आर जस्ट डीलिंग विद द डायरेक्शन, और तो इसमें हम एरिया का भी एक डायरेक्शन लेंगे, एरिया के भी हम एज ए वेक्टर डील करेंगे और इसके डायरेक्शन लेंगे। तो व्हाट इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ दिस रिंग। अब देखें इसकी जो डायरेक्शन होगी ना इस रिंग की, क्लोज सरफेस की, इसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि राइट पर है या लेफ्ट पर है। नॉर्मल, इसको कहते हैं नॉर्मल टू द एरिया। तो ये नॉर्मल टू द एरिया विल बी जस्ट हॉरिजॉन्टल हियर, बट इसके केस में क्योंकि ये एक थीटा आ गया यहाँ पर, एंगल एक इन्वॉल्व हो गया थीटा, तो दिस डायरेक्शन ऑफ दिस इज गोइंग टू बी एट द एंगल ऑफ द नॉर्मल ऑफ दिस एरिया विल बी एट द एंगल ऑफ थीटा। ये वाला थीटा कौन सा है, ये थीटा है, और यही थीटा जो है ये वाला हॉरिजॉन्टल के साथ भी बना रहा है। अच्छा, तो अच्छा, दिस इज गोइंग टू, दिस इज द थीटा, ताकि हमें जो है ना ये वाला थीटा कंसीडर करें सिर्फ। अच्छा, हॉरिजॉन्टल के साथ तो ये क्या बना रहा होगा, आई डोंट, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। लेकिन दिस इज द फाई एंगल, थीटा कह दें या फाई कह दें, तो ये फाई है, ये वाला जो एंगल है जो टिल्ट किया है वर्टिकल सरफेस के साथ जो, तो इसका हमने एरिया निकालना होगा। तो ये रेड सरफेस में एरिया निकल आएगा। या फिर हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर हम ई का एक्स वो वाला कंपोनेंट ले लें जो इस एरिया के साथ है, क्योंकि ई जो है वो इज इन द राइट हॉरिजॉन्टली है, तो हम कह सकते हैं कि इस एरिया की डायरेक्शन में जो ई का फैक्टर पड़ेगा उसको हम रिजॉल्व कर लें, तो वो भी कॉस थीटा से आता है। तो चाहे बस ये इसकी एक्सप्रेशन होगी कि एरिया। अच्छा, अगर एरिया क्लोज सरफेस है ना तो दिस विल ऑलवेज, द डायरेक्शन विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड आउटवर्ड्स, ये याद रख लेंगे। अच्छा, अब हम वी आर जस्ट रेडी for solving problems, but before that I will just to emphasize one more point कि sometimes the direction of the area remains constant, but it can be any shape, irregular shape भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। तो उस केस के अंदर हमें फिर क्या करना पड़ेगा कि उसका एरिया स्मॉल लेना पड़ेगा, डी थीटा लेना पड़ेगा, डी लेना पड़ेगा। एंड फ्लक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड भी हो सकता है, और फ्लक्स ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो यह हो गया, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड भी हो सकता है ये। तो फिर जो जो एंगल आएगा नॉन यूनिफॉर्म की वजह से, वो क्या होगा कि नॉन यूनिफॉर्म में तो पूरे हर एरिया के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट। सो हमें इंटीग्रल करना पड़ेगा कि उस एरिया की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड है। तो for every small segment of area that is dA, we will have to just to find out specifically the जो उसके डायरेक्शन में जो इसके साथ dA उस एरिया के डायरेक्शन के साथ जो फाई एंगल बना रहा है उसका कंपोनेंट हमें ई का लेना पड़ेगा उस एरिया के साथ। तो ये हमें आइंदा जो है हमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में हमें पासना पड़ेगा और हम इसको करेंगे। सो फॉर एग्जांपल दिस इज यूनिफॉर्म फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ डिस्क, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो एंगल बना रही है डिस्क के साथ। अब ये डिस्क इज जस्ट अ प्लेन सरफेस, और इसका इन्होंने डायरेक्शन ओरिएंटेशन दी हुई है कि वो फील्ड के साथ 30 का एंगल बना रही है। जो नॉर्मल है इस डिस्क का, दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द फील्ड। तो हमने हमने पहले से डिसाइड कर लिया हुआ है कि द फील्ड इज यूनिफॉर्म, सो वी विल जस्ट नॉट यूज द इंटीग्रल, द फील्ड इज नॉट नॉन यूनिफॉर्म, द फील्ड इज यूनिफॉर्म, तो हम इंटीग्रल इस्तेमाल नहीं करेंगे, एंड इट्स फॉर्मूला इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सिंपल।
एंड वो क्या करेंगे कि फील्ड इज कांस्टेंट, और फील्ड का फॉर्मूला कौन सा है, कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। तो ये हमने यहाँ पे इसको आप पढ़ लें, और ये बुक में भी अवेलेबल है आपके पास, और ये बुक का सोल्व है, तो वी विल जस्ट नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ दिस न्यूमेरिकल। एनीवे यहाँ पे मौजूद है इसका सोल्यूशन, तो जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। तो इसका फार्मूला क्या हो गया, ये हो गया इसका फार्मूला, ये आप इसको रीड कर लीजिएगा कि एरिया कैलकुलेट किया पहले, और ये एरिया आ गया, यहाँ पे ये एरिया कैलकुलेट किया, तो ये एरिया आ गया डिस्क का एरिया। सही है, तो कॉस थीटा हमने कर दिया है, और कॉस थीटा इज दिस, व्हाट इज पार्ट ए, कहाँ है पार्ट ए, ओ सॉरी, पार्ट ए में आपको सवाल बताऊं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द डिस्क। ओके, तो दिस इज पार्ट ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द डिस्क इज जस्ट एंगल 30 है, तो ई ए कॉस्ट फाइव यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ई इज गिवन, और एरिया कितना है, एरिया भी हमने कैलकुलेट किया, ये वाला एरिया रेडियस से कैलकुलेट कर लिया और कॉस थीटा करके कर दिया। अच्छा, अब दूसरा सवाल क्या है, द पार्ट बी, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द डिस्क इफ इट इज टर्न्ड सो दैट नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू ई। अब परपेंडिकुलर कर दिया, तो परपेंडिकुलर का एरिया तो मतलब है कि 90 का एंगल हो गया है, so 90 cos theta is 0, so E phi E is 0. Then the third part is what is the flux through the disk if the normal is parallel to E। अब ये इसको ऐसे वर्टिकल टिल्ट कर दिया है कि इसका नॉर्मल इसके साथ बिल्कुल लाइन में आ गया है, तो cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा इज 0, थीटा इज 0, so it will be maximum, cos theta is cos theta is not 0, cos theta is 1, cos थीटा इज 0, बट द cos ऑफ 0 इज थीटा, मैं इसको थीटा कर रहा हूँ जबकि यहाँ पे ये 5 बना हुआ है, तो यहाँ पर ये cos ऑफ 0 1 आ गया, सो द मैक्सिमम फ्लक्स विल बी इन द केस ऑफ व्हेन द फील्ड इज इन जस्ट पैरेलल विद द डिस्क। डिस्क की ओरिएंटेशन बिल्कुल ऐसे कर दी है कि डिस्क की ओरिएंटेशन का मतलब है कि इसको डिस्क को वर्टिकल कर दिया और इसके नॉर्मल को हमने ई के साथ पैरेलल कर दिया है। Anyway, the next question is apparently very difficult type of question apparently, कि ये बड़े एंगल्स वगैरह उसको डील किया हुआ है। वो हो क्या रहा है कि there is a field, constant field, and in that constant field there is a cube placed, a cube। अब इसमें से हमें जो है नेट फ्लक्स निकालना है फ्रॉम एवरी सरफेस, फ्रॉम द नेट फ्लक्स के हर सरफेस में से जो गुजर रहा होगा। तो इन्होंने इसको सॉल्व किया हुआ है, लेकिन फ्रॉम द कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू वी जस्ट नो दैट द आउटवर्ड फील्ड, दैट द फील्ड ड्यू टू द चार्जेस व्हिच आर लाइंग आउट ऑफ द बॉक्स विल प्रोड्यूस नो नेट फ्लक्स। जो इसमें से फ्लक्स इन हो रहा होगा वही आउट हो रहा होगा। तो ये तो एक कॉन्सेप्चुअल सवाल है जिसको उन्होंने पूरा सॉल्व करके दिखाया। अब इसमें क्या किया है, you can just go and spend some time on it reading and convincing yourself that you understand this, कि ये एक ओरिएंटेशन रखी हुई है, और उस ओरिएंटेशन के अंदर कुछ फेसेस जो आ रहे हैं उसके नॉर्मल बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रहे हैं। जैसे ये वाला फेस है, ये जिसका n1 है डायरेक्शन, ये जो है ये बिल्कुल जो फेस है वो परपेंडिकुलर है इसके, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है अपोजिट टू द फील्ड है। अब ये वाला जो फेस है n4, इसकी बिल्कुल ई के साथ है, और ये जो है नीचे वाला फेस ये बिल्कुल पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, द नॉर्मल इज परपेंडिकुलर, लेकिन जो फेस है वो बिल्कुल पैरेलल। तो इस वाली नीचे वाली साइड में से जो कि साइड है n6, उसमें से कोई फील्ड गुजर नहीं रही होगी, देयर विल बी नो फील्ड फ्लक्स थ्रू दिस, क्योंकि बिल्कुल पैरेलल है, इसका नॉर्मल 90 पर है। इस तरीके से ऊपर वाले का भी नॉर्मल 90 पर है, और डिस्क पैरेलल में है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। इसी तरीके से ये जो सरफेस है ये n4 वाली, ये भी परपेंडिकुलर है नॉर्मल, और डिस्क पैरेलल है फील्ड के साथ, तो देयर विल बी नो फ्लक्स थ्रू दिस n4 सरफेस आल्सो। अच्छा, ये तो इन्होंने कैलकुलेशन करके दिखा दिया कि द नेट फ्लक्स इज 0, यहाँ पे आगे दिखा दिया, बट नाउ दे हैव जस्ट टिल्टेड इन जस्ट रोटेटेड अराउंड इट्स एक्सिस, सेंटर एक्सिस, कि कोई सा भी एंगल 90 नहीं है और 180 नहीं है और 0 भी नहीं है। So even in that B case, they have just again proved it that this will come out to be 0. So from concept point of view, we know that the flux due to the charge which is outside of the box will produce no net flux. किसी सरफेस में से नेट फ्लक्स डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन जब वो बाहर निकलेगा इनवर्ट एंड आउटपुट को आप पूरा कैलकुलेट करेंगे एंड सम अप करेंगे, तो ये वाला रिजल्ट आएगा कि द टोटल फ्लक्स, छह फेसेस हैं और 6 फ्लक्स ऊपर कैलकुलेट किए हैं थ्रू द सरफेस ऑफ द क्यूब,
सरफेसेस होना चाहिए था यहाँ पे, थ्रू द सरफेसेस ऑफ द क्यूब इज, मतलब सरफेस साइड्स तो ज़्यादा हैं, 6 हैं, लेकिन सरफेस तो एक ही कह लेंगे तो सही है। सरफेस ऑफ द क्यूब इज अगेन 0, देयर आर 6 साइड्स, बट अगर इफ यू जस्ट टॉक अबाउट द क्यूब सरफेस, so ऑल इन ऑल दे आर जस्ट कंबाइंड टुगेदर एंड दैट इज कॉल्ड सरफेस। जैसे स्फेयर की सरफेस होती है तो वो एक सरफेस होती है, टोटल सरफेस एरिया, आउटवर्ड सरफेस एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। So we came to the same conclusion in our discussion of figure 22.3. There is zero net flux of uniform electric field through a closed surface that contains no electric charge. So when there is no electric charge inside the box, so that there will be zero net flux. So the important part here is net flux. Okay. अच्छा, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फेयर। अब ये सवाल बहुत ही आसान सा सवाल है, बिकॉज वी हैव टू जस्ट डू दिस ई ए where the sphere's dimensions are given. You just go through this. The q इतना मौजूद है, स्फेयर के बीच में पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये स्फेयर का रेडियस दिया हुआ है r, और हमें पता है कि इस स्फेयर पे रेडियस की ई की फील्ड क्या होगी ड्यू टू दिस, दैट इज गोइंग टू बी गिवन बाय दिस, ये है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे के का है, के इज दिस 1 अपॉन आर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के होता है। आमतौर पर हम के इस्तेमाल करते हैं द कूलम्स कांस्टेंट, बट द इट्स वैल्यू इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के ऊपर कूलम्स वाले चैप्टर में लिखा हुआ भी है और हमने डिस्कस भी किया हुआ है। तो दिस बिकम्स के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ई, द वैल्यू ऑफ ई इज दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाय द एरिया। तो एरिया ऑफ स्फेयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब इसको 4 पाई आर स्क्वायर जो है ऊपर नीचे से कट गया, एंड देन दिस कम्स आउट टू बी द नेट फ्लक्स, जो के वैल्यू ये बन गई। लेकिन जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि अगर आप सर्कल बड़ा भी कर देंगे तो भी, क्योंकि आर स्क्वायर कट चुका है, एंड देयर इज नो आर इन द फाइनल रिजल्ट क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, so that means the r is not going to affect the net flux through the surface. स्फेयर बड़ा कर दें छोटा कर दें, अंदर का चार्ज सिर्फ डिफाइन करेगा कि व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्लक्स थ्रू द स्फेयर। छोटा बड़ा स्फेयर है, बड़ा स्फेयर है, वो इमटेरियल हो जाएगा। so this is the thing which we have discussed so many times. So now let's just go, before we just start the new topic of Gauss's law, we have to solve the numericals from end of the chapter. So for that I will have to just go to the portion where the end of the chapter numericals are there. So these numericals are starting from 22.1. Take a break. Alright, so a flat sheet of paper of area 0.25 मीटर स्क्वायर, एक फ्लैट शीट है जो कि इसका एरिया है 0.25 मीटर स्क्वायर, तो ये एरिया मौजूद है, ये फ्लैट शीट है, राइट। सो दिस इज द एरिया इज ऑलरेडी गिवन, आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग। जब फोकस करेंगे तो समझ आएगा कि एक फ्लैट शीट है, उसका एरिया गिवन है 0.25 मीटर स्क्वायर है, इज ओरिएंटेड so that the normal to the sheet is at an angle of 60 degrees. तो इसकी जो ये जो डायग्राम, ये मैंने फाइल आपको अवेलेबल कर दी है ऑन LMS, यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन इट, मे बी नो मैं वो मैंने बंद कर दी है सरफेस, तो मैं व्हाट्सएप पे आपको लिंक दे दूंगा इसका। अच्छा, वीडियो में जो वीडियो का जो लिंक है वो यूट्यूब से आपको LMS पे मैं डाल दूंगा। अच्छा, तो इसकी जो ओरिएंट फील्ड है, ये जो डॉटेड लाइन डैश लाइन बनाई है, ये फील्ड है, और ये एक फील्ड को मैंने सॉलिड लाइन बना के एंगल ड्रॉ कर दिया है विद द नॉर्मल एंड द ई, द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो 60 है। और फॉर्मूला जो है वो क्या है कि ई ए मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। तो एरिया भी गिवन है 0.25 स्क्वायर है, 0.25 स्क्वायर नहीं है, 0.25 मीटर स्क्वायर है, तो ये मीटर स्क्वायर है, एंगल है 60 है, और ई का मटीरियल ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो ये आपके पास यहाँ पर ई आ गई। ओहो, क्या आ गया, ये क्यों ऐसा ऊपर हो रहा है, ये क्यों नहीं जा रहा, अच्छा कहाँ फंस गया था पता नहीं। एज द फील्ड इज यूनिफॉर्म, फील्ड यूनिफॉर्म में पूरी सरफेस के साथ कहीं चेंज नहीं हो रही है, तो हम ई को कांस्टेंट ले लेंगे और एरिया लगा के इसका एंगल ले लेंगे एरिया के साथ जो नॉर्मल का है 60 डिग्री, तो ये 1.75 आ जाएगा। अच्छा, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेम क्वेश्चन इज बी क्वेश्चन, डज द आंसर टू द पार्ट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द शीट। अगर एरिया हमें मालूम है, कांस्टेंट फील्ड है, तो शेप ऑफ द फील्ड इज नॉट गोइंग टू
अफेक्ट द फाइनल रिजल्ट। एरिया कुछ भी हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर हो, इरेगुलर शेप हो, एरिया इज समथिंग विच इज ऑफ इंपॉर्टेंस बट नॉट द शेप। अच्छा, दूसरा पार्ट, इसका तीसरा पार्ट ये है सी पार्ट में, what for what angle phi uh, between the normal to the sheet and the electric field is the magnitude of the flux through the sheet? नंबर वन, लार्जेस्ट, कौन से एंगल के लिए लार्जेस्ट होगा? तो जब ये शीट बिल्कुल ऐसे नॉर्मल, इसका जो ये वाला नॉर्मल है, शीट का नॉर्मल बिल्कुल ई के साथ होगा, इसका मतलब ये शीट वर्टिकल खड़ी हुई होगी, तब मैक्सिमम होगा। तो नॉर्मल इज जीरो, एंगल इज जीरो, लार्जेस्ट फॉर द एंगल ऑफ जीरो एंड स्मॉलेस्ट फॉर द एंगल ऑफ 90। जब ये शीट बिल्कुल लेटी हुई होगी और विद नॉर्मल इसका परपेंडिकुलर होगा टू द ई, विद द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो 90 का एंगल बन रहा होगा। तो 90 के एंगल पे द फ्लक्स विल बी लीस्ट पॉसिबल, दैट इज जीरो। अच्छा, स्मॉलेस्ट होगा। अच्छा, तो दिस वाज द, ये मैंने थोड़ी सी फिजिकल बना के दिखाई है कि लार्जेस्ट इस केस में जब शीट सामने खड़ी है और जब लेटी हुई है 90 के एंगल में। अच्छा, सो लेट्स जस्ट गो अगेन टू द न्यूमेरिकल पार्ट, और 22.2 आप कर लीजिएगा इसको। दिस इज नॉर्मली इवन, इसके आंसर्स अवेलेबल नहीं है। हाउ यू आर गोइंग टू चेक योर रिजल्ट, अंडरस्टैंडिंग कि आपने सही आंसर लाया। When you bring your answers on your own by just calculating, there you just get the confidence feeling that you have understood or grasped the concepts behind. So you measure 22.3. You measure an electric field of 1.25 multiplied 10 to the power 6 Newton per coulomb at a distance of 0.15 meter from the point charge. एक पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है जिसके इसने डिस्टेंस के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर लिया है और वो है 1.25 मल्टीप्लाई 10 to the power 6 न्यूटन पर कूलम। तो ये मैंने सर्कल बनाकर आपको बताया कि ये क्या सवाल की बात हो रही है। एक तो ये फंस जाता है कहाँ। अच्छा, तो उसके एंगल पे आपने एक फील्ड मेजर की है, किस एंगल पे? 0.15, इसका मतलब सर्कल हो गया ये। कोई और चार्ज नहीं पड़ा हुआ, देयर इज नो अदर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द रीजन अदर देन दिस पॉइंट चार्ज, कोई और चार्ज नहीं है। What is the electric flux through the surface of the sphere that has this charge? तो स्फेयर के अक्रॉस क्या चार्ज होगा? ये स्फेयर को आप समझेंगे दिस इज अ स्फेयर नॉट अ सर्कल। तो स्फेयर का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा एरिया के लिए। द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 4 पाई आर स्क्वायर। द एरिया ऑफ द स्फेयर, नहीं, क्या गलत कह गया, द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट क्यों कर लिया, कॉस थीटा वगैरह क्यों नहीं आया इसके अंदर? इस वजह से कि पॉइंट चार्ज है एंड द फील्ड विल ऑलवेज बी इन पैरेलल विथ द नॉर्मल्स। ये नॉर्मल्स इसके कहाँ होंगे? सारे आउटवर्ड्स होंगे इसके नॉर्मल सर्कल क्या, और ऑलवेज क्लोज सरफेस की डायरेक्शन बतानी नहीं पड़ती बल्कि वो हमेशा आउटवर्ड ही होती है। तो आउटवर्ड होंगे ये, तो ई हमेशा पैरेलल होगा उसके साथ। तो कॉस ऑफ जीरो इज ऑलवेज वन, तो यहाँ पे हमने कॉस ऑफ वन नहीं लिखा। और 4 पाई स्क्वायर आर की जगह पे इसके रेडियस को डाल के हमने एरिया निकाल लिया और ये वैल्यू आ गई 0.25, सिंपल कैलकुलेशन से। देयर इज ऑल्सो अ पार्ट बी, और 23 का पार्ट बी क्या है वो ऊपर है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज हमने पिछले कुछ चैप्टर को डील कर लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो तो क्यों आप निकाल सकते हैं, जबकि आर भी मौजूद हो और के भी मौजूद हो। तो यहाँ हमें निकाल के 3.125 10⁻⁶ कूलम्स आ गया है ये। ओके, सो ये आंसर आया है। और जस्ट कंफर्म कर लीजिएगा कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो कि शायद माइनस तो नहीं है। this is going to be minus. It should be, I guess. Anyway, तो k यहाँ पर है और e आपने q निकाला है, तो कितना था? 1.256.15 स्क्वायर। तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एनीवे, इसको देख लीजिएगा, मैंने आंसर मैच किया था किताब में से, किताब में आंसर यही वाला आ रहा है। अच्छा, तो इसको कैलकुलेशन करके आप अपने पार्ट में तो करेंगे, इसको देख लीजिए और किताब के एंड में ऐसे आदत डालें कि किताब के एंड से आप आंसर्स चेक किया करें। अच्छा, तो हम आगे चलते हैं और 22.4 नहीं करेंगे, 22.5 करेंगे और फिर हम क्लास को एंड करेंगे आज। जुम्मे का टाइम भी हो गया है। सो
ये कह रहे हैं हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर ये होता है कि आधा अगर स्फेयर को काट दें तो हेमिस्फेयर बन जाता है, तो ये आधा स्फेयर काट दिया। अब इसके अंदर बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा आपका, फिर जाके ये बात समझ में आएगी। अदरवाइज दिस सिंपल क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। हेमिस्फेरिकल सरफेस है, हेमिस्फेरिकल सरफेस तो आधा स्फेयर हो गया, आधा काट दिया। विद द रेडियस आर, उसका रेडियस आर इन रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है। ये सिनेरियो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है और हेमिस्फेयर में से गुजर रही है और इसका रेडियस आर है। तो फाइंड आउट द नेट, द टोटल फ्लक्स, जो कि क्या है, एज इट एक्सिस अलाइन टू द पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। फील्ड जो है इसकी बिल्कुल एक्सिस के साथ पैरेलल में है। इसका मतलब है कि पूरी फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से तो पैरेलल नहीं होती ना, पॉइंट चार्ज में तो हर नॉर्मल के साथ हर पॉइंट पे पैरेलल होती है, लेकिन ये सिर्फ एक्सिस के साथ पैरेलल में है। इसका मतलब है कि हर पॉइंट पे अलग अलग होगी। यहाँ पर फील्ड अलग होगी, यहाँ पे 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 अलग होगी, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन एक ही है, लेकिन सर्कल के नॉर्मल्स आउटपुट जा रहे हैं। एक यहाँ से इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये बिल्कुल इस पॉइंट पे बिल्कुल ऊपर, लेकिन फिर यहाँ पे कोने पे टिल्टेड। ये बात समझ में आ रही है ना, सर्कल की डायरेक्शन जो होती है आउटवर्ड। तो फील्ड कांस्टेंट नहीं है, तो कैसे करें इसको, कैसे करें, मल्टीप्लाई कैसे करें। लेकिन इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो बिल्कुल आसान है, यू ट्राई टू जस्ट अंडरस्टैंड कि ये जो फ्लक्स गुजर रहा है, ये सारा वो फ्लक्स इसके नीचे वाली लाइन से, बेस से गुजरेगा। तो इस बेस के ऊपर जितनी फील्ड है वो जस्ट लाइक अ कांस्टेंट, इस पॉइंट पे तो बिल्कुल कांस्टेंट है, बिल्कुल पैरेलल भी है। यहाँ पे तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, cos थीटा इन्वॉल्व हो जाएगा हर पॉइंट के ऊपर, लेकिन यहाँ पे तो कोई cos थीटा इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तो अगर इस वाली चीज को हम विजुलाइज करें तो दिस विल बी मेकिंग द फ्लैट सरफेस ऑफ द हाफ सर्कल। अगर सरफेस डोम की तरह पे अगर आप मेज पे रखें तो जमीन पे जो मेज पे जो सर्कल पड़ा हुआ होगा नीचे, आधा सर्कल आधा स्फेयर, तो वो तो सर्कल बना रहा होगा जमीन पे, एक डिस्क बना रहा होगा। तो ये डिस्क मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दी है। सारी लाइनें जो उस स्फेयर में से गुजरेंगी, द सर्कुलर पाथ ऑफ द कर्व पाथ ऑफ द स्फेयर या कैप ऑफ द स्फेयर में से जो गुजर रही होगी वो इसमें से भी गुजर रही होगी। इसका एरिया हमें मालूम है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो द साई दैट इज द फ्लक्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू ई मल्टीप्लाई बाय द एरिया ऑफ द स्फेयर। अच्छा, इसका दूसरा कॉन्सेप्ट भी है। इफ यू जस्ट डोंट गो दिस कॉन्सेप्ट के ये डिस्क में निकालने, अगर आप निकालना चाहते हैं फ्लक्स डायरेक्टली ऑन द स्फेयर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रल इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इफ यू गो टू फाइंड दैट डायरेक्टली फ्रॉम स्फेयर नॉट द डिस्क, हम इसको कंसीडर करते ही नहीं है कि यहाँ वाला पॉइंट, हम कहते हैं नहीं, डायरेक्टली स्फेयर से मालूम करो। वी विल हैव टू यूज इंटीग्रल फॉर सर्कल आर्क लेंथ। अब एक सर्कल होना अगर, तो आर्क लेंथ का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर लेट से कि यहाँ पर ये एक छोटा सा सरफेस एरिया में निकालना चाहता हूँ, तो ये क्या होगा, तो मुझे पता करना पड़ेगा कि भाई इसका थीटा कितना होगा। यहां से इसका थीटा निकाल के इसकी आर्क लेंथ निकाल लूंगा। उसका फॉर्मूला होता है आर थीटा, और थीटा होता है रेडियंस में। ये तो सर्कल का केस है, बट व्हाट अबाउट इफ देयर इज अ स्फेयर और आपको एक आर्क एरिया निकालना होगा। अगर सर्कल का होता है तो सर्कमफ्रेंस तो पूरी लाइन होती है, लेकिन अगर स्फेयर होता है उसका तो आउटर एरिया पूरा एरिया होता है, थ्री डायमेंशनल होता है स्फेयर। तो वी विल हैव टू जस्ट गो विद द एरिया। तो द आर्क लेंथ फॉर अ एरिया इज पाई आर स्क्वायर थीटा इन रेडियंस। तो ये इसका फॉर्मूला है फॉर स्फेयर, और ये फॉर्मूला है पूरा स्फेयर का। तो वी विल जस्ट फाइंड आउट कि भाई, हम कहते हैं कि भाई क्या है, क्या ये कि ये स्फेयर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो हमने कहा भाई ये स्फेयर जो है ये 0 से लेकर पाई तक जा रहा है, क्योंकि आधा है, पूरा नहीं है, आधा है। तो इसकी लिमिट्स अप्लाई कर दी यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये जो है कॉस्ट कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा लिख लेना क्योंकि कॉस डी थीटा कुछ नहीं होता, कॉस थीटा डी थीटा, यहाँ पे थीटा। तो इसका इंटीग्रल हमें पता होता है। तो ये हमने किया कि भाई ये वाला तो पाई आर स्क्वायर, और थीटा जो था वो हमने कह दिया कि वो डी थीटा हो गया। डी थीटा छोटा सा हमने एक थीटा कंसीडर किया, उसका एरिया निकाला, और उसके साथ ई क्या एंगल बना रही होगी, थीटा बना रही होगी। तो ई तो हमेशा कांस्टेंट है, तो इट विल बिकम द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट विल बिकम ई कॉस थीटा, और एरिया पार्ट विल बिकम इसके अंदर थीटा की जगह डी थीटा लिख देंगे। तो ये सारा कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, कॉस थीटा अंदर चला गया इंटीग्रल के। कॉस थीटा का इंटीग्रल होता है साइन थीटा
लिमिट्स यहाँ पे हमने लिख दी हैं, और लिमिट जब अप्लाई की साइन थीटा में तो साइन पाई माइनस साइन जीरो, तो वो हो गया टोटल साइन पाई साइन जीरो, सो दिस इज जस्ट वन हो गया है, और वन हो गया ये, और दिस इज गोइंग टू बी ई पाई आर थीटा। अच्छा, सो ये वही वाला रिजल्ट आ गया यहाँ पर। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ये आखिरी पार्ट जो था मैंने लिमिट्स जो अप्लाई की इसमें शायद कोई मिस्टेक ना की हो, कि साइन ऑफ जीरो इज ऑल्सो जीरो एंड साइन ऑफ पाई इज ऑल्सो जीरो। तो सही है, तो इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, और इसको ज़रा सोचते हैं और क्लास का भी एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसके बाद के देखें। जो सवाल है ना वो गाजिस लॉ के हैं, तो वी विल जस्ट डिस्कस द गाजिस लॉ इन द नेक्स्ट क्लास। अभी जुमे का टाइम भी हो रहा है, सो होप ये पॉइंट जो है ना, जो आखिरी वाला पॉइंट है, ये भी मेरे जहन में आया कि लिमिट में गलती तो नहीं है, साइन पाई इज ऑल्सो जीरो एंड साइन साइन इज ऑल्सो जीरो, तो इट शुड कम आउट टू बी, अगर वन आता तो ये जो आंसर था ना, ये ई पाई आर थीटा इसके बराबर हो जाता। तो अभी जो है मैंने कुछ इसमें ऐसा किया है कि अभी भी सॉल्व किया था, उसको लिख लिया, अब ये पॉइंट अभी जहन में आया, अब क्या करें। क्लास का टाइम हो गया है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। गूगल मीट में जाके इसको स्टॉप करेंगे, या पहले पॉज रिकॉर्डिंग करें, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दी।